नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। आज की जो हमारी स्टोरी है ना, बहुत ही खास रहने वाली है। जो चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो, जो आपकी बुक है उसका। और लॉस्ट स्प्रिंग को एक और शब्द से डिनोट करते हैं, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब देखो, लॉस्ट स्प्रिंग जो स्प्रिंग सीजन होता है, यहाँ पर सीजन से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। जो लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ पर सीजन से ना हट करके सीजन को मेटामॉर्फिकली, यानी कि उसका मेटाफर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको यूज किया गया और इसको रिलेट किया गया है चाइल्डहुड से। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारे बचपन है, बचपन कहीं खो गया, यानी खोया हुआ बचपन हिंदी में इसको कह सकते हैं, साफ सी बात है। तो टाइटल हमारा यही डिनोट करता है। जैसे हम शुरू करते हैं टाइटल से, तो टाइटल हमारा यही डिनोट करता है कि खोया हुआ बचपन हम कह सकते हैं। तो खोए हुए बचपन के यहाँ पर जो हमारी ऑथर है अनीश जंग, यहाँ पर दो स्टोरी प्रेजेंट करती हैं। हम इसको दो स्टोरीज को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहली स्टोरीज पहले पार्ट में, और जो सेकंड स्टोरी है वो सेकंड पार्ट में। दोनों स्टोरीज में देखो, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन टाइटल है, जो मतलब मेन इसेंस है दोनों चैप्टर्स का, वो ये है कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क। यहाँ पर यही दो मेन चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, जो हमारे सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टोरी पे चलेंगे बिना समय गंवाए। तो भैया, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरलता के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। अबाउट द ऑथर के विषय में आते हैं। तो जो हमारी अनीश जंग है, इंडियन ऑथर है, नाम से पता चल रहा है। 1964 में ये बॉर्न हुई और राउर किला, जो कि हैदराबाद में पड़ता है, तो वहाँ पर ये बॉर्न हुई। और हैदराबाद में ही इनका बचपन और जो इनका एडोलसेंस था वो दोनों बीता। हैदराबाद से इन्होंने एजुकेशन भी परस्यू की। उसके बाद ये यूएसए चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसके बाद इसकी खास बात ये कि इनके दोनों जो पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर थे, और इन्होंने अपना जो राइटर का करियर है वो भी इंडिया से ही स्टार्ट किया। पहले वो एडिटर और कॉलमिस्ट बनी कुछ बड़े अखबारों में और कुछ विदेशों में भी, भारत में और विदेशों में भी। उसके बाद कुछ इन्होंने किताब लिखी। लेकिन ये जो एक्सर्प्ट है ना, जो एक सारांश, यानी कि एक जो टुकड़ा लिया गया है उनकी बुक से, द लॉस्ट स्प्रिंग से, तो दो यहाँ पर सारांश लिए गए एक्सर्प्ट, यानी कि एक लॉस्ट स्प्रिंग और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जिसको कह सकते हैं। तो यही जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के दो पार्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि एक छोटे बच्चे की कहानी ली गई, एक छोटे से थोड़ा सा बड़े बड़े बच्चे की, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक बचपने की और एक थोड़ा किशोरावस्था की। एक मतलब कि जैसे कहते नहीं हैं कि एक दो स्टेजेस होती हैं किसी भी, चार स्टेजेस होती हैं, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो वही बात यहाँ पर की गई है। तो यही चीज़ बताया गया। डायरेक्ट आते हैं, कुछ हमारे टर्म्स हैं जो टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लुकिंग फॉर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो सर्चिंग फॉर होता है, यानी कि ढूंढना। जैसे आप किसी चीज़ को ढूंढें या कोई सामान ढूंढें तो आप लोग यूज कर सकते हैं लुकिंग फॉर को। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, जो हमेशा के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गरीबी है बच्चों की, जो यहाँ पर स्टोरी में यूज हुई है गरीबी, वो गरीबी हमेशा के लिए रहने वाली है। ऐसा यहाँ पर कुछ दिया गया है काम। स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने दिन को काम करते ही काम करते करते उसको बिता देते हैं। जो हमारे दिन के समय होते हैं, दिन का जो डे, यानी कि जो दिन का टाइम होता है, वो हम कहीं न कहीं बिता देते हैं किसी न किसी वर्क में। डार्क हटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर ऐसी चीज़ की बात, ऐसे सेटलमेंट की बात की गई है। कुछ हट्स हैं, कुछ झोपड़ियाँ हैं, जो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक अंधेरे में उनकी झोपड़ी है, यानी कि लाइट तो वहाँ पर फिजिकल रूप से आ ही नहीं पा रही। उसके बाद जो उनके माइंड्स हैं, माइंड्स भी क्या है, वो भी डार्कनेस में है, यानी कि वो एजुकेशन से बहुत दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। रूफ ओवर हिज हेड, रूफ का मतलब छत होता है, यानी कि सिर पर थोड़ा छत से कुछ रेफरेंस बात की गई है। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इस टर्म को ना हम लोग कई सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे के ऊपर किसी चीज़ को थोपना। अब देखो, वो थोपना क्या हो सकता है? आप उसको थोप सकते हैं कि आपको अच्छे ग्रेड्स लाने, अच्छे नंबर लाने, या फिर सिचुएशन आपकी अच्छी ना होने के कारण आप लोग बहुत गरीब हैं, या फिर आप बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं, तो आप उसके ऊपर वर्कलोड थोप सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले स्टोरी कवर करेंगे, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। देखो, ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम साहिब है। देखो, जो हमारी स्टोरी है ना, ये कहाँ रिवॉल्व हो रही है? ये चाइल्ड लेबर और चाइल्ड को जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके तरफ रिवॉल्व हो रही। यानी कि बच्चे को एजुकेशन से किस तरह से दूर कर दिया जाता है। कोई जानबूझकर दूर नहीं किया जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ
मजबूरी होती है या तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है, इस कारण हो सकता है, या तो कहीं न कहीं बहुत कारण होते हैं, जिन कारणों से बच्चे की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है एजुकेशन पे। तो यहाँ पर जो हमारी ऑथर है अनीश जंग, वो बात करती हैं कि एक बच्चे से मिलती हैं जिसका नाम साहिब है, तो उससे पूछती हैं कि सुबह-सुबह तुम हर रोज़ मैं देखती हूँ कि हमारे आस-पड़ोस में तुम जितने भी कचरे के ढेर हैं, वहाँ पर तुम क्या ढूँढते रहते हो? जो यहाँ पर शब्द आया है ना स्क्राउंजिंग, इसका मतलब है टू सर्च। तो वही उससे साहिब से पूछती हैं कि क्यों तुम ये सुबह-सुबह कचड़े पे क्या ढूँढते रहते हो? और यहाँ पर देखो एक जो शब्द आया है कि आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड। यानी कि गोल्ड के लिए स्क्राउज कर रहा है, गोल्ड को सर्च कर रहा है। यहाँ पर गोल्ड उसके लिए क्या है? यहाँ पर गोल्ड उसके लिए कहीं न कहीं एक छोटा-सा अगर ₹1 का सिक्का मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जिसको बेचकर वो कुछ पैसा कमा सकता है, कुछ उसको पैसे मिल सकते हैं। कोई भी गार्बेज, कोई भी रद्दी, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसके लिए यूज़फुल है, जो हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, उसके लिए वो एक गोल्ड का तक काम कर रहा है। यानी कि सोचिए, मतलब यही है गरीबी, कि गरीबी में कहते नहीं आटा कीला। एक और स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि अ वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट अंटिल वी वेस्ट इट। मतलब एक वेस्ट तब तक वेस्ट नहीं होता जब तक हम उसको फेंक ना दें, जब तक हम उसको बर्बाद ना कर दें। तो वहीं पर साहिब के लिए वो चीज़ क्या है, वो गोल्ड की तरह सर्च कर रही है, गोल्ड की तरह काम कर रही है। तो अब यहाँ पर साहिब की एक छोटी सी स्टोरी है। ऑथर अनीस जंग बताती हैं कि साहिब जो है बहुत समय पहले उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और उनका जो घर था वो कहीं न कहीं ढाका में था, और उसका जो उसकी पुरानी याद है ना, वो क्या कहते हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो ढाका में हुआ करती थी। वहाँ पर हुआ क्या कि बहुत तूफ़ान आए और जो उनके घर और जो उनके खेत थे वो बहुत बर्बाद हो गए। इसीलिए जो है वो कहीं न कहीं बड़े शहर में जाने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई कि वो बहुत ही मजबूर हो गए और उनको कहीं न कहीं अपना घर छोड़कर, ढाका छोड़कर कहीं न कहीं आना पड़ा। अब देखो, बच्चे को देखने के बाद, इतने छोटे बच्चे को देखने के बाद आदमी के दिमाग में क्या आता है? पहले क्वेश्चन यही आता है कि ये काम क्यों कर रहा है? क्या स्कूल नहीं जा सकता? तो वैसे ऑथर ने भी पूछा कि तुम सुबह-सुबह सर्च क्या कर रहे हो? तुम स्कूल नहीं जाते? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल जाया करो। तो अनीस जंग को थोड़ा अजीब तो लगा कि मैंने जो एडवाइस दी कहीं वो खोखली तो नहीं, हॉलो तो नहीं है। तो वहाँ पर वो बच्चा कहता है, जो साहब वो कहता है कि कोई अगल-बगल में स्कूल है नहीं, जो कि मैं जा सकूँ, और जब अगल-बगल स्कूल है नहीं तो मैं जाकर करूँगा क्या? मेरा जो आजीविका है, मेरी जो आजीविका है वो इसी से चलने वाली है। तो वही वो बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, अपनी सिचुएशन बताता है। पर वहाँ पर अनीस जंग जी एक क्वेश्चन करती हैं, मतलब एक सजेशन देती हैं कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ, मतलब मज़ाक के तौर पर कहती हैं कि क्या तुम तब आओगे? तो उसने कहा क्यों? क्यों नहीं आऊँगा? पर यहाँ पर एक सटायर था कि क्या वो सच में स्कूल शुरू करने वाली थी? अभी देखो आगे चीज़ें आएँगी, आगे इंसिडेंट आएँगे। तो वही कहते हैं कि अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब देखो, जो सटायर उसने किया था ऑथर ने, ऑथर की तरह एक हाफ जोक था वो, एक थोड़ा-सा जोक था, थोड़ा सीरियस थी। पर उसने पूछा बहुत ही मासूमियत से, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? तो ऑथर को सोचो कैसा लगा होगा कि मैंने क्या कहा, और बहुत एम्बैरेसमेंट उसको फ़ील हुआ। उसने बताया कि स्कूल को बनाने में कोई एक रात का समय नहीं लग है कि एक रात में स्कूल तैयार हो गया। स्कूल को बनाने में बहुत समय लगता है। पर एक चीज़ कहीं न कहीं उसके ऑथर के दिमाग में ये चीज़ फँसी हुई कि कहीं न कहीं ऐसे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए जो हमेशा टूट जाते हैं, और इस वर्ल्ड में ऐसे कई प्रॉमिस होते हैं जो टूट जाते हैं। उसके बाद ऑथर ऑथर बताती हैं कि उसको उस बच्चे का नाम पता चला जिसका नाम था साहिब ए आलम। और सही-सही जो साहिब ए आलम जो उर्दू का फ्रेज़ है, इसका मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का जो देवता है ना, ब्रह्मांड का जो भगवान है, जो ब्रह्मांड का ईश्वर है वो। पर अनीस जैन को कहीं लगा कि देखो, नाम तो है सच में साहिब ए आलम, यानी कि ईश्वर, जिसके ऊपर और कोई ना हो, जो सभी का मालिक है। पर उसको देख कर लगता है कि ऐसा हो सकता है, उसको ऑथर को लगता है कि क्या इसको अपने नाम का मतलब भी पता है कि इसके नाम का मतलब रियलिटी में होता क्या है? पर सच में क्या वो इस नाम को जानने के बाद इस पे यकीन करेगा कि जिसका नाम होगा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो इस ब्रह्मांड का मालिक होगा, और काम क्या कर रहा है? काम देखो, गार्बेज में एक स्क्राउजिंग कर रहा है, कुछ न कुछ उसको ढूँढ रहा है। और होता क्या है कि बच्चे जब इस तरह की इस कंडीशन में आते हैं, जो बहुत गरीबी में रहते हैं और कहीं न कहीं उनकी मजबूरी होती है, तो हमेशा वो नंगे पाँव होते हैं। तो वही ऑथर बताती हैं कि उसके कई दोस्तों को मॉर्निंग में देखते हैं कि वो बिना चप्पल पहने हुए या फिर बिना कोई जूता पहने हुए नंगे पाँव टहल रहे हैं इधर-उधर, और
होता क्या है कि पक्षियों की तरह, जिस तरह सुबह पक्षी निकलते हैं और दोपहर में पक्षी अपने-अपने घोंसलों में या फिर अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वैसे ही वो थे। वो सुबह निकलते थे और नून को डिसअपीयर हो जाते थे। तो कई महीने जब ऑदर ने देखा तो ईच को, हर एक बच्चे को पहचानने लगी। एक बार उन्होंने पूछ ही लिया कि भैया तुम लोग चप्पल नहीं पहनते हो क्या? तो एक ने कहा कि मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे लिए चप्पल ला के नहीं दिया, और बहुत ही जेंटली तरीके से कह दिया। लेकिन अगला क्या कहता? अगला जो बच्चा था उसने कहा कि अगर वो, मेरी मम्मी मेरे लिए चप्पल लाती भी है, मेरे लिए जूते लाती भी हैं, तो क्या होगा? तो मैं उसको पहनूँगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं पहनूँगा? क्योंकि उसने कहा कि ये वहाँ का कल्चर है कि चप्पल ना पहनने का कोई कल्चर होता है क्या? पर देखो बच्चे कितने बुद्धिमान होते हैं और बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, कितने मासूम होते हैं कि उन्होंने बहुत ही छोटी चीज़ में, बहुत ही छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। अब वो ट्रेडिशन का यहाँ पे जो मतलब था, जो कल्चर था, ये नहीं था कि नंगे पाँव चलना कोई उनका रीति रिवाज है, ये नहीं था, ये उनकी मजबूरी थी। उनकी जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है उसको ये डिनोट कर रही है, उसको इंडिकेट कर रही है कि देखो, ये जो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली पॉवर्टी है उसके कारण वो मजबूर हैं। और मजबूर क्यों नहीं है? वो बताता है एक बच्चा कि कैसे कई शहर में, कई गाँव में और कई बड़े-बड़े शहरों में भी, जो कहा जाता है कि अमीरों का शहर, वहाँ पर भी लोग क्या, बच्चे क्या, हर आदमी कहीं न कहीं जो गरीबी से जूझ रहा है, उसके लिए जो प्राथमिक चिंताएँ हैं, जिसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उसको पूरा करने के सिवा उसके पास और कोई पैसा बचता ही नहीं है, वो मजबूर है। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो मतलब श्वान का मतलब कुत्ते होते हैं। देखो बड़े शहरों में क्या होता है, लोग कुत्ते पालते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से रखते हैं, उनको महँगा-महँगा खाना पिलाते हैं, खाना खिलाते-पिलाते हैं, पर हो क्या रहा है, पर बच्चे क्या हैं, बच्चों के पास खाने को तो नहीं है, और खाना छोड़िए, ठंडी में वो नंगे पाँव चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑदर को एक स्टोरी याद आ जाती है कि एक बार वो उडुपी में एक आदमी से मिली। तो होता क्या था कि एक नौजवान लड़का था, और वो जैसे ही एक पुराने मंदिर से गुज़रता था, तो उसके पापा उस मंदिर के पुजारी थे। तो थोड़ी देर के लिए वो मंदिर में रुकता था, आता था और जूतों के लिए प्रार्थना करता था कि मुझे जूते मिल जाएँ। और सोचो प्रार्थना कैसी है, मतलब बच्चे हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, क्या नहीं, कितने मासूम होते हैं, यही सब सोचने वाली बात है। तो बताती हैं कि 30 साल बाद जब मैं उस टाउन में गई, और जो उस टेम्पल में जब गई, जो देखा कि मैंने मंदिर बहुत ही ख़राब स्थिति में हो गया था, और क्या कहते हैं, वहाँ पर एक नए पुजारी भी आ गए थे, जो उनके पापा थे वो भी नहीं थे। तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर रेड और वाइट कलर की जो प्लास्टिक की चेयर्स हैं वो रखी हैं, और एक बहुत ही नौजवान लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में है और सॉक्स और शूज़ पहने हुए हैं, वो वहाँ पर हाँफते हुए आया, अपने स्कूल का बैग फेंका। और होता क्या है कि अब वहाँ पर होता क्या है कि जो फ़ोल्डिंग बेड पर उसने जब अपना बैग फेंका, फ़ोल्डिंग बेड क्या है? जैसे देखते हैं आप लोग, चारपाई होती है ना, उसको फ़ोल्ड करके कहीं भी किनारे लगा दें। तो उसने देखा कि अरे! ये तो वही बच्चा है जो कि प्रेयर करता था मंदिर के सामने, देवी के सामने, कि मुझे एक शूज़ का पेयर मिल जाए, मुझे जूते मिल जाएँ। पर आज क्या है? आज वो एक शूज़ का पेयर पा गया है, और उससे क्या होता है, उससे एक उम्मीद जगी कि हाँ, प्रेयर करने से उम्मीद जग गई और उसको पेयर ऑफ शूज़ मिल गया। पर अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई रैग पिकर्स हैं। जो रैग पिकर्स यहाँ पर टर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रैग पिकर का मतलब होता है कि रैग सही से उसको कहते हैं, जो कचड़े का जो थैला होता है, फिर जो मिट्टी का या वो जो रद्दी का थैला होता है उसको कहते हैं। और पिकर का मतलब हो गया कि जो वो पिक करता है, जो कचड़े को, या फिर जो कचड़े के ढेर से या फिर रद्दी के ढेर से जो चीज़ें निकालते हैं उसको रैग पिकर कहते हैं, ठीक? तो रैग का मतलब सही से यहाँ पर मेन तो कचड़ा ही होगा, पर कचड़ा बाद जो रैग पिकर्स होते हैं वो कचड़े का एक बैग लिए होते हैं, तो उनको उस तरीके से डिनोट किया जा सकता है कि हाँ, रैग पिकर्स वो लोग हैं। पर आज भी क्या है, वो ऑथर बताती हैं कि कुछ लोग तो मान लो प्रार्थना करके पा गए पेयर ऑफ शूज़, पर आज भी मेरे नेबरहुड में ऐसे कई बच्चे हैं जो आज भी शूज़लेस हैं। जो ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में वो नंगे पाँव चलते हैं, जाते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। और होता यही है कि जब देखो, मजबूरी आदमी से क्या-क्या करवा लेती है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता, मजबूरियाँ बड़ी होती हैं। तो अब बता रही है कि जो ऑथर है वो सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो साथी थे अनीश जंग के, जो ऑथर के, तो एक्वेंटेंस का मतलब साथी होता है। तो वो उसको ले जाते हैं सीमापुरी में। अब जो सीमापुरी है वो पेरीफेरिक, मतलब जो पेरीमीटर है दिल्ली का, दिल्ली के आस-पास में कुछ माइल्स दूरी पर सीमापुरी एक जगह है। तो वहाँ पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ वो देखती है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, वो सभी लोग स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स देखो बहुत ही खराब वर्ड होता है जब यूज़ करते हैं, तो स्क्वैटर्स को कहते हैं अतिक्रमणकारी। यानी कि जो लोग बाहर से आकर बस गए हैं,
अब यहाँ पर बताते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जब बट गए, तो वहाँ पर बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो कुछ लोग स्क्वेटर्स वहाँ से आ गए जो अतिक्रमणकारी, यहाँ पर सही से इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है कि जो लोग वहाँ पर इनक्रोचर्स कह सकते हैं, कि वो लोग वहाँ पर आकर बस गए। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो साहब की फैमिली है ना, वो भी उनमें से एक थी। जब भी एग्जाम्पल आया ना ढाका का, तो वहीं पर साहब की जो फैमिली थी, वो भी उन इनक्रोचर्स में से एक थी, उन स्क्वेटर्स में से एक थी। पर सीमापुरी में कुछ एक वाइल्डनेस थी। वाइल्डनेस का मतलब जो सही अगर टर्म की बात करें ना, तो वाइल्डनेस का जो मीनिंग होती है, वो जंगलीपन होता है, जंगलीपना। जैसे देखो, जंगलीपना से मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग क्या निकल, कि वहाँ पर कुछ भी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं है। जैसे नालियाँ होती हैं, पानी निकासी के लिए नल होता है, पर वहाँ पर इस सब चीज़ों की कोई भी, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन बसने के लिए, अच्छे से रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं। अब देखो, वहाँ पर जो सीमापुरी है ना, वो अब कोई खाली जगह नहीं बची। वहाँ पर मड के स्ट्रक्चर है। मड के स्ट्रक्चर का मतलब जो घर है, रूफ्स ऑफ टिन और टारपुलिन है। टिन का मतलब जो टीन की चद्दरें आती हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, लोहे की चद्दरें, टीन की चद्दरें होती है वो। और जो टारपुलिन का मतलब जो पन्नी होती है, उसकी पन्नियाँ, पन्नियों की जो छतें हैं, जिनसे पानी बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर, कोई नाली फिर नहीं है, रनिंग वाटर को पास होने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। पर वहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स रहे। सोचो, 10,000 कूड़ा उठाने वाले, और सभी कौन है? सभी स्क्वेटर्स हैं, सभी रैक पिकर्स हैं, सभी क्या है, इनक्रोचर्स हैं, सभी अतिक्रमणकारी हैं। मतलब देखो उन लोग की ज़िंदगी कैसी होगी, यही चीज़ सोचने वाली है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विथ रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। देखो यहाँ पर कितना बड़ा सटायर किया गया है ऑथर ने, कि नेता लोग क्या करते हैं, उन लोगों को रेशन कार्ड दे दिया, क्यों? क्योंकि वो लोग वोट देते हैं, पर उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बिना कोई परमिट के लोग रह रहे हैं, बस उनका कोई नाम वोटर लिस्ट में आ गया, पर उनकी रियल इंपॉर्टेंस, रियल कोई पहचान नहीं है। उनकी ज़िंदगी सोचो कितनी माइजरेबल, कितनी दयनीय स्थिति है। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए आइडेंटिटी से बड़ी कौन सी चीज़ है? खाना। यानी कि वो लोग जीवित रहें बस। जो रोटी कपड़ा मकान की जो आइडेंटिटी से ऊपर वैल्यू होती है, वो चीज़ उनके लिए इससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि उनको आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं, कोई उनको पहचाने कोई ना पहचाने, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जीवित रहना ही उनकी मूलभूत समस्या है। उनको जीना ही बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। और आखिरी दिन में क्या होता है, मतलब दिन के अंत में क्या होता है, कि वो लोग अपनी फैमिलीज़ को, कई बार ऐसा होता है कि कई बार उनको खाली पेट जाना पड़ता है। आखिरी दिन में कोई सामान नहीं मिलता, कोई भोजन नहीं मिलता। अब देखो, एक उनको महिला बताती है जो टैटर्ड साड़ीज़ में है। टैटर्ड का मतलब वॉर्न आउट होता है, फटी हुई साड़ीज़ में। वो कहती है कि इससे बढ़िया ना, तो हम लोग क्या करें, कि फील्ड में रहने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ रहें, जहाँ पर कि हम लोग कम से कम खाली पेट सोएं तो ना। अब एचिंग का मतलब जो यहाँ पर सही से टर्म है, एचिंग स्टमक। एचिंग स्टमक का मतलब होता है जब पेट में दर्द करे। अब पेट दर्द क्यों करेगा? खाली पेट रहेगा तो खाली पेट दर्द करेगा ही। कहते नहीं कि पेट में चूहे दौड़े, तो वही यहाँ पर टर्म यूज होता है। तो says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। देखो, समस्या थी तभी वो लोग वहाँ पर छोड़ के यहाँ पर आए। अगर किसी आदमी को कोई समस्या ना हो तो कोई अपने घर बदलेगा? और वो औरत बताती है कि कैसे उनको जहाँ खाना मिल जाता है ना, वहीं पर अपना वो लोग टेंट लगा लेते हैं, टारपुन लगा लेते हैं, वहीं पर रहना शुरू हो जाते हैं। और उनका ट्रांजिट होम बन जाता है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेरी होम होता है। और जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी उसी में बड़े होते हैं, उनको कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिल पाती, और उनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में। यानी कि उनके लिए सर्वाइवल मेन इंपॉर्टेंस है। आपके लिए सर्वाइवल मेन इंपॉर्टेंस नहीं। आप हो सकता है कि आप भले ही इतनी ख़राब स्थिति, दयनीय स्थिति में ना हो, पर आप भी खाने की इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े कि शायद ही कोई हो जिसको खाने के लिए जूझना पड़े। यानी कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इतनी भी खराब स्थिति में नहीं जितनी खराब स्थिति में ये लोग हैं। और जो सीमापुरी में जो सर्वाइवल है ना, उसका लिटरली मीनिंग होती है रैक पिकिंग। यानी कि अगर आप कूड़ा नहीं उठाते हैं, रैक को पिक नहीं करते हैं, तो आप जीने की शायद ही कोई संभावना। सोचो, 10,000 लोग केवल रैक पिकिंग कर रहे हैं। और हाँ, इनके लिए ना गार्बेज ही गोल्ड है। यानी कि सोचो कितनी दयनीय स्थिति, कितनी खराब बात है कि गोल्ड की कंपैरिजन गार्बेज से कर रहे हैं, कि उसी से उनका गुजारा होना है, तो इसीलिए उनके लिए गार्बेज ही गोल्ड है। और उनका उनकी नीड क्या है? उनकी नीड है डेली ब्रेड की। और उनके ऊपर जो छत है वो भी लीक कर रहा है। अब सोचो कितनी खराब स्थिति चीज़ होगी। लेकिन बच्चे क्या हैं? बच्चे उसी में रह रहे हैं, बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पा रही, उनको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें उनको हैं जो, देखो, गार्बेज इज गोल्ड का एक अच्छा एग्जाम्पल बताएं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो बनिए के यहाँ का मदाम होता है ना,
उसकी कीमत सोनार के यहाँ के कचड़े से बहुत कम होती है। यानी कि सोनार के यहाँ का जो कचड़ा होता है उसकी कीमत बनिए के बादाम से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, एकदम सेम टू सेम फ्रेज यूज किया गया है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। अब देखो, इतना सब होने के बाद ना ऑदर को, जो हमारे साहब जी हैं, जो साहिब आलम जिनका नाम था, जो बालक था जिससे वो कन्वे कर रही है, जिन कन्वर्सेशन कर रही है, वो बताता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, या तो कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। सोचो, जिनके लिए गार्बेज पैसा, जिनके लिए गार्बेज सोना हो, वो 1 रुपये को कितना इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पर बच्चे की देखो कितनी मासूमियत को झलकाया गया है कि उनसे अनीस जंग, जो हमारी ऑदर, वो क्वेश्चन करती हैं कि यदि तुम्हें कभी कभी कई बार सिक्का मिल जाता है, या फिर कई बार सोने की सिक्के, वो चांदी के सिक्के मिल जाते हैं, सिल्वर के कॉइन मिल जाते हैं, हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब होता है ढेर, और गार्बेज का मतलब कचरा, आप लोग समझते ही हैं। तो जब ढूंढते समय आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल जाता है तो आप लोग बंद क्यों नहीं कर देते, आप बंद क्यों नहीं करते। पर वहाँ पर समझने वाली चीज़ जानते हो क्या है? समझने वाली चीज़ ये है कि जो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए एक वंडर है वो, मतलब कि एक, उनके लिए एक अट्रैक्शन, या फिर एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ है कि उनको लगता है कि कहीं न कहीं कोई अच्छी चीज़ हमको मिल जाए जिसको किसी ने फेंका हो, कहीं हो सकता है डिब्बे में कहीं फटा हुआ जूता मिल जाए, उनके लिए वही चीज़ बड़ी है। पर जो एल्डर्स है ना, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए वो सर्वाइवल का मीन्स है। मतलब सोचो, बच्चों को क्या पता कि हमको इसी के सहारे जीना है, हमको इसी के सहारे रहना है। उनको तो नहीं पता, उनको केवल ये चीज़ पता है कि अगर हमको रैक पिकिंग में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई तो उनके लिए वो क्या है, वो वंडर है। उनके लिए वही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि अच्छा भैया, आज हमको ये मिल गया। तो यही चीज़ बताती हैं ऑथर कि देखो, मासूमियत बच्चों की ना, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि उतने मासूम होते हैं, उनको इनोसेंट होते हैं कि हर आदमी देखकर सोचता है कि यार ये बच्चे हैं और कैसे मतलब रह रहे हैं, यही यही बड़ी चीज़ होती है। तो उसके बाद बताते हैं कि ऑथर ने एक विंटर मॉर्निंग में देखा, मतलब एक सर्दी के दिन जो है सुबह, उसने देखा कि जो साहब हैं वो एक गेट के सामने खड़े हैं। फेंस्ड गेट है, फेंस्ड गेट का मतलब होता है जिसे तार लगे होते हैं ना, फेंसिंग की गई होती है। तो अपने नेबरहुड के जो क्लब है उनके, उसके फेंस्ड गेट पर खड़ा है साहब, और 2 आदमी को देख रहा है जो कि वाइट ड्रेस में एकदम ड्रेस्ड हैं और टेनिस खेल रहे हैं। अब देखो, साहब ने कहा कि उसको गेम अच्छा लगता है, लेकिन उसको केवल फेंस के पीछे से देख रहा है क्योंकि उसको खेल नहीं सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। और कभी कभी वो अंदर चला जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं होता। वो चीज़ बताता है कि गेट कीपर जो है हमको स्विंग भी यूज करने के लिए कहता है, स्विंग भी यूज करने देता है, क्योंकि गेट कीपर सोच सकता है, उसको समझता हो बच्चे की मासूमियत को। अब यहाँ पर जो स्विंग टर्म यूज हुआ है, स्विंग टर्म का मतलब झूला होता है, तो गेट कीपर को लगता होगा कि हाँ बच्चा है, इसको चलो यूज कर देने देते हैं। तो साहेब जो है झूले का यूज करता है। देखो, साहेब का जो अटायर है ना, जो उसका आउटफिट है, जो उसने पहना हुआ है, वो कैसा है? उसने एक जूता पहना हुआ है, टेनिस का शूज है, पर जो उसकी शर्ट और शॉर्ट्स हैं उसको मैच नहीं कर रहा है, डिसकलर हो रहा है। तो उसने पूछा ऑथर ने, तो उसने कहा कि किसी ने मुझको दिया है, मतलब एक्सप्लेनेशन देने लगा कि हाँ भैया हमको किसी ने दिया है। पर ऑथर को पता था कि कहीं न कहीं ये जो जूते हैं ना, ये किसी अमीर बच्चे के हैं, और अमीर बच्चे ने क्या किया है, उसको पहनने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एक छोटा सा होल था। पर यहाँ पर देखो, जो आदमी नंगे पाँव चल रहा हो ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा भी बहुत कुछ हो जाता है। तो उसके लिए एक ड्रीम सही हो गई, ड्रीम कम ट्रू हो गई, उसका सपना साकार हो गया कि चलो कम से कम एक जूता मिला, भले चाहे उसमें छोटा सा छेद ही हो, पर जूता मिला तो कम से कम ना। पर एक चीज़ इस ऑदर को ये लगती है कि जो गेम वो देख रहा है ना, वो तो पक्का उसके आउट ऑफ रीच है, मतलब उसको कभी वो खेल नहीं सकता, क्योंकि उसके बस की वो बात नहीं है। अभी उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से तो अभी तो नहीं है, भले चाहे बाद में हो जाए। ऑदर यहाँ पर ही इम्प्लीफाई कर रही है, सिंप्लीफाई मतलब इंटेंशनली बता रही है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ उसके लिए संभव है। जैसे पैराग्राफ चेंज होता है तो अनीश जंग बताती हैं, जो हमारी ऑथर हैं, कि इस मॉर्निंग क्या हुआ कि उसने देखा साहब को। जो साहब वो मिल्क बूथ पे काम कर रहा है, उसके हाथ में स्टील के कैनिस्टर हैं, और साहब बताता है कि अब मैं यहाँ पर जो मेरा टी स्टॉल है, टी स्टॉल में मैं काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये मिलता है, और इसमें जो है मेरी सारे खर्चे, मतलब खाने के जो मेरे मील्स के हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। मतलब कि उसने पूछा कि ऑदर ने कि क्या तुमको जो पैसे मिलते हैं, जो मील्स मिलती हैं, जो खाने का पूरा मिलता है, क्या उसको जॉब पसंद है? पर जैसे उसने क्वेश्चन किया ना, उसका जो फेस था, वो उसमें थोड़ा-सा जो बेपरवाही वाली जो झलक आती थी कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक होता नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप किसी के अंडर में नहीं हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली कोई कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई
आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो लगता है कि हाँ, बेपरवाही वाली जो लुक आती है ना, केयरफुल केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, कि केयरफुल होते हुए भी केयरलेसनेस, वो है केयरलेसनेस जानबूझ कर की जा रही है, पर उसकी बेपरवाही वाली लुक चली गई, जो उसकी मासूमियत थी वो चली गई। और जो स्टील का कैनिस्टर था ना, वो भारी था, किससे? वो प्लास्टिक बैग से, जो अपने कंधों पर वो उठा के जाता था, जिस समय रैक पिकिंग करता था। तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हो आ गया, अब उसकी मजबूरी उससे सारे काम करवा रही है। तो अनीश जंग इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं। अब देखो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं विरोधाभास, ऑक्सीमोरोन, जो हमको पहले चैप्टर में भी मिला था, कि जो कैनिस्टर है, कैनिस्टर उसका नहीं है, उस बॉय का नहीं है, साहब का नहीं है, वो किस आदमी का है? जिसके लिए वो काम करता है, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। यानी कि साहब क्या है? साहब इज नो लॉन्गर हे जोन मास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं कि साहब क्यों नहीं मास्टर रहा अपना? पहले क्या था? पहले वो चाहे रैक पिकिंग करे चाहे ना करे, कुछ मिल गया नहीं मिला, खाली पेट कभी कभी सोना पड़ता था, कुछ ना कुछ मजबूरी आती थी, पर अपना वो मास्टर था, चाहे काम करता चाहे नहीं करता। पर उसको जो आप 800 रुपये मिल रहे हैं, उसके जो खाने की चीज़ें मिल रही हैं, पर यहाँ पर हुआ क्या? उसकी जो आज़ादी थी वो छिन गई। अब वो अपना कोई मास्टर नहीं है, यानी कि जो उसके शब्द का ही मतलब है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मांड का देवता है, जो ब्रह्मांड का ईश्वर है, अब वो ईश्वर रहा ही नहीं। और साहब के साथ ऐसी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो गई। तो अनीश जंग जी ने बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है कि हाँ, कैसे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें आती हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं, जो परपेचुअल इटर्निटी, जो पुअरनेस है, जो उनकी पॉवर्टी है, वो क्या है? परपेचुअल है, यानी कि कई चक्र, कई उनकी पीढ़ी इसी चक्र में, जो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी होता है ना, उसमें इसी में फंसी रह जाती हैं, और अपने जो ओरिजिनल नीड्स हैं, नीड्स को फुलफिलमेंट के चक्कर में उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती, स्कूलिंग नहीं होती, हेल्थ उनकी बेकार हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने पॉइंट आउट किया है। इसके साथ ही हम जो अगला, जो हमारा सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, उसको सेकंड वाले पार्ट को कल कवर करेंगे, जिसमें आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें मुकेश की कहानी आती है। मुकेश थोड़ा सा बड़ा है इस बालक से। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और यदि कोई आपके सुझाव हैं तो सुझाव ज़रूर साझा करें। जो प्रॉब्लम रही है उसको आप लोग ज़रूर बताएं। आगे से उस चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी बताइए कि भैया यूट्यूब के इतिहास में ऐसी सीरीज़ शुरू हो चुकी है, कि जिसमें आप सभी लोगों को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ कवर होने वाली है। और इसके साथ ही जो एनसीईआरटी एक्सपेंड की सीरीज़ है, इसमें कई बुक्स कवर होंगी। अभी फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश की बुक्स कवर हो रही हैं, पर इसके साथ ही कई बुक्स कवर होने वाली हैं, तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कर दीजिए इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ ही हम लोग विदा लेंगे। देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।